नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप सभी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। स्टडी है आप सभी के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, परीक्षा के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, साथ ही साथ उनके आंसर के बारे में, डिस्कशन को लेकर और फुली आप सभी के लिए सिर्फ लास्ट डेज के लिए, यानी कि आपकी परीक्षा में जब बहुत ही कम समय बचा हो तब हम ये वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और इसकी खास वजह ये रहती है कि जिसने इनको देख लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये वीडियोस आप सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो सभी क्वेश्चन। अब इनमें आप सभी को जो चीज़ें दी जा रही हैं ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रहने वाली हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बस आपको करना क्या है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेंगे तो उसके बाद आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इतने वीडियोस देने वाला हूँ कि आप बोलेंगे सर इतनी प्रिपरेशन आपने पहले क्यों नहीं करा दी, क्योंकि इतनी काम के क्वेश्चंस रहेंगे ना कि कहीं मिलेंगे नहीं। इसलिए अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी आदत है मैं लास्ट टाइम पर ही देता हूँ क्वेश्चंस को, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके वही हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है, आप में से जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो देखो अभी आप, यह हमारा पहला वीडियो है। हम यहाँ दो तरह की वीडियोस डालेंगे, एक तो ये वाली रहेंगी और ये दूसरी वाली ऐसे रहेंगी। पहली तो वो रहेंगी जो फ्री हैं सभी के लिए, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, नहीं किया, सब देख सकते हैं, ये वो सभी देख सकते हैं। दूसरी वाली जो वीडियोस होंगी वो सिर्फ उनके लिए होंगी जो हमारे मेंबर्स होंगे। क्योंकि होता क्या है कि देखो, असल में दिक्कत ये है कि जब भी स्टडी मटेरियल तैयार कराया जाता है तो मैं खुद से भी नहीं करता हूँ। उसकी वजह है कि अगर हम तैयार करने बैठे तो मेहनत बहुत लगती है, और इतनी मेहनत करने के लिए समय लगेगा, और समय के लिए कोई बंदा रखना पड़ेगा जो इतनी मेहनत कर सके। इसलिए जो प्रीमियम मटेरियल है, जो फ्री वाला मटेरियल हमने तैयार किया है, वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ फ्री में। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम मटेरियल लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, तो वो आपको वीडियो की फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको मेंबरशिप लेनी होगी। चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ ही आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। 59 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएगी। आप चाहे कोई सा भी ज्वाइन कर लो, आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो एक तरीके से ये है कि जो उसमें से कंट्रीब्यूशन आएगा वो सीधा जिसके थ्रू हमने प्रिपरेशन कराया है क्वेश्चंस को, वो दे दिया जाएगा। चलिए छोड़ो, समझ गए होंगे आप, आपके मन में कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा मुद्दे पे लेकर के जाता हूँ, एलटी ग्रेड को लेकर। यहाँ पे आपके सामने सेकंड वीडियो लिखा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो है वो अभी हमने आपको नहीं दिया है, उसकी वजह कुछ और है, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे सेकंड वीडियो पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो भी अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, आंसर आपको समझना है। तो 4 में से जो आपका राइट आंसर रहेगा, रंगोई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हड़प्पीय पुरास्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है, रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र बिष्ट करके थे, उन्होंने करवाया था। घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी नदी पर सतलज नदी पर, और अगर बात की जाए जो सतलज नदी है उसके ऊपर रोपड़ पुरास्थल स्थित है। जबकि चौतांग नदी जो है वो भी हरियाणा की ही है ना। और एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो 4 क्वेश्चंस मैंने आप सभी को समझा दिए चारों ऑप्शंस के साथ में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी, रंगोई। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है, और इनमें से आपको राइट आंसर चुनना होगा। तो बाणभट्ट के माध्यम से जो किया गया है वो है बृहद्रथ का, ठीक है। तो बृहद्रथ आप सभी के सामने है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए, बाणभट्ट पुष्यभूति वंश राजा के हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना से हर्षचरित में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को शासक के रूप में कहीं ना कहीं उन्होंने बुद्धिहीन कहा था, एक तरीके से कह सकते हैं बुद्धिहीन कहा था। और इनकी अन्य पुस्तक भी है, जैसे कि कांदवरी, इसके अलावा कावेल और भी बहुत सारी, तो चाहे तो आप पढ़ लेना, डिटेल के लिए मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है,
निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद किया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। तो और ये आपको देखने के लिए मिले थे तुगलक, ठीक है। तो तुगलक की बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने उनके शासनकाल में ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसमें उन्होंने कई मानववादी जो कदम वो उठाए थे। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी जो अमानवीय दंड थे उनको रुकवा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे डिटेल में रखें कि नहीं। एक सवाल का जवाब आप और देना, क्या मैं ये डिटेल बताऊं या नहीं बताऊं। अगर डिटेल बताते हैं तो समय तो लगेगा, अगर डिटेल नहीं बताएंगे तो समय कम लगेगा। सीधे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। फिर कुछ लोग आएंगे, सर हमें सीधी पीडीएफ ही क्यों ना दे दो। तो पीडीएफ दे देंगे तो दिक्कत ये है कि आप सभी ग्रुपों में डाल दोगे, तो ये समस्या ये है, पढ़ोगे कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट वन ऑफ द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश? वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाह आलमगीर होगा, ठीक है। शाह आलमगीर द्वितीय देखने के लिए मिला था, जो सन 2000 शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा था और 1803 में उनका संरक्षण स्वीकार किया गया था। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्मानित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किसने प्रेरित किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मानित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रोत्साहित किया था, प्रेरित किया था, है ना, तो इंस्पायर किया था? तो 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास एम.के. गांधी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, 23 जनवरी 1997 को, और भी बहुत सारी बातें जन्म से लेकर थोड़ी काम की बातें पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जो कि है 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तिरोत सिंह का आप सभी को याद रखना है, इन्होंने किया था। और ये 1829 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जनजाति विद्रोह का कहने की इन्होंने आंदोलन में नेतृत्व किया था। मेघालय की जनजातीय और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए भाई खासी कहाँ पे निवास करते हैं, तो मेघालय आपको याद रखना है। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बहुत आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस तो हमें पता होने ही चाहिए ना, इसलिए याद करके जाना है इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसलपुर, ठीक है। देसलपुर इसका राइट आंसर होगा। अब देसलपुर कहाँ पे है ये भी आपको बता देंगे, लेकिन बाकी कहाँ पर है पहले आप उसको सुने। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल आलमगीर मेरठ में है, ठीक है। इसके अलावा जो स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है बड़गांव एवं हुलास में सहारनपुर में है, ठीक है। मांडी की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। तो कच्छ के रन में है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके चारों ऑप्शंस के सही व्याख्या हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात और बतानी थी आपको, अगर आपने अब तक ये वीडियो देख लिया है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगने वाला। अगर और भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता दो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं है तो वो भी कमेंट करके बता दो। हाँ मुझे पता है कुछ नेगेटिव लोग तो पहले कमेंट कर ही देंगे, लेकिन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीडबैक मैटर्स,
यानी कि आपका फीडबैक मैटर करता है, तो बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा राज्यपाल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है वो आप बताओ। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी की बात की जा रही है, तो 1000 के आसपास की बात होगी। तो 1018 ईस्वी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी चला गया था, यानी कि दुर्ग में जाकर के छिप गया था। तो ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर स्टार बना करके। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का सिराज ए हिंद कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने है। राइट आंसर होगा जौनपुर। तो सहारनपुर, शाजापुर और जौनपुर लखनऊ में से जो राइट आंसर जौनपुर है। कौन कहाँ से वीडियो देखा है, कौन है जौनपुर वासी, कमेंट करो। तो मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जयासी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें ना आपकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मैं ना इसमें जीके जीएस वाला पार्ट लेकर के चलूँगा। आज हो सकता है कि हम 20 क्वेश्चन ही करें, लेकिन कल से हम 30-40 ऐसे क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, ये सच है। लेकिन हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को ही बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाएंगे। एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन भी दूंगा एक ही वीडियो में। तो अब होता क्या है कि जब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो 4 में से राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देव ये आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, हाँ ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश में आप सभी के लिए अवस्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना है और कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक है, अब देखो यूपी के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यूपी के क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए ना, तो ये याद रखना आपको। और ये क्वेश्चंस, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में, इसलिए भी याद रखना। ठीक है, अगला है आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। और होता क्या है, ये क्वेश्चन क्यों आया है, कई बार ना अभी हाल ही में कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था, तो होता क्या है कि उसको करंट अफेयर को पुराने समय को जोड़ करके दिखा दिया जाता है। तो याद रखना, तो 2021 के समय पे कितने पे 14 बैंकों पे लगाया गया था। अभी हाल ही में भी कई बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। एक तो साउथ की बैंक थी, जिसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये क्वेश्चन अभी जीएसटी को लेकर है। तो अभी जीएसटी के रेट घटे भी हैं, आपने देखा होगा, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। वित्त मंत्री आपको देखने के लिए मिलता है। केंद्रीय वित्त मंत्री 101वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको याद रखना है, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये ऑप्शन नंबर बी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। असमानता वायरस, ऊपर नहीं किया, असमानता वायरस की वैश्विक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लेकर के चल रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर देना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। असमानता वायरस जो था वैश्विक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी और ये किसके द्वारा थी?
ऑक्सफैम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ऑक्सफैम में क्या हुआ था कि 2021 में जो वायरस आया था, इंटरनेशनली उन्होंने इसको जारी किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूद असमानताओं में अत्यधिक वृद्धि की है। तो ये आपको याद रखना है। एक तरीके से आपको कोविड-19 से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फसल बीमा की शुरुआत कब की गई थी। अभी फसल को लेकर काफ़ी आंदोलन भी हुए थे और ये चलते भी रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। यूपी का काफ़ी ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ था इसमें, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 2016 के अंदर की गई थी फसल बीमा की योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुआ था। इस योजना की शुरुआत देश में किसानों की न्यूनतम और एक समान बीमा किस्त पर व्यापक जोखिम समाधान के लिए किया गया था। तो ऐसे में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग या ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, संगठक नहीं है, ठीक है। तो वो है ग्रामीण उद्योग, जो भारत निर्माण योजना के संगठक के रूप में नहीं माना जाता है। 16 दिसंबर 2005 को गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर विकास करना था। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी। सिंचाई सुनिश्चित करना, सभी गांवों को सड़क से जोड़ना, सभी को आवास उपलब्ध कराना, गांव में पीने का पानी होना, गांव में बिजली मिलना, ग्रामीण संचार होना। तो ये मेन योजनाएं थी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ आप बताना कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम पे आपकी प्रिपरेशन का भी तो पता चलेगा ना, कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का जो 16वां क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ी मिस्टेक थी, उसको मैंने हटा दिया है। अब हम सीधे 17 पर जंप करते हैं, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन पे आते हैं और उसको कवर करते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, RBI, SEBI, BSE और NSE। अच्छा, इन चारों की फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। RBI की तो पता होगी, SEBI की भी पता होगी, बाकी 2 की नहीं पता होगी, गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करके बताओ। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SEBI, SEBI, ठीक है। तो भारत में म्यूचुअल फंड को जो भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है। अब SEBI का कब हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये एक तरीके से वैधानिक निकाय है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं वैधानिक, आप सभी को समझना है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बैंकों में उपभोक्ता सेवा में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो सी के मुताबिक आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो गोईपोरिया समिति थी ना, उसमें पता है क्या हुआ था, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था, जिसमें राजा चलिया जो समिति थी वो कर सुधार के लिए बनाई गई थी। बर्मा समिति जो थी यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव लाने के लिए थी, और जो चक्रवर्ती समिति थी वो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए थी। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया एक के साथ साथ, तो चारों को याद रखना। अगर कोई भी पूछा जाए तो बस आपको बता देना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कई बार ना हिंदी से अच्छी इंग्लिश लगने लगती है, वैसे हिंदी से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो भौगोलिक, थोड़े लोगों के लिए नए शब्द हो जाते हैं क्योंकि शुद्ध हिंदी में थोड़ी दिक्कत तो आती है।
तो यहाँ पे आपको देखना है भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 7.33%, यानी कि 7.33% आप सभी का जो देखने के लिए मिलता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है ए वाला, ठीक है। क्योंकि अगर बात की जाए जो परसेंटेज आपको अगर कोई वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए, मान लो कि आपसे पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो होगा 2,40,928 के समथिंग। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद रखने के लिए कोई बुरा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में राज्य सरकार की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था, तो ये आपको नोएडा देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये वाला हो जाए बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि कपड़ा तो है, चीनी भी है ना, जो नहीं है वो है ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए दोबारा मिल सकता है, इसलिए याद रखना। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था, ऑटोमोबाइल की बात की जा रही थी, तो सीमेंट के बारे में आपको पता है कि कचराहट एवं चुनार मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में भी है, अमेठी में भी है, अम्बेडकर नगर में भी है। चीनी उद्योग की बात की जाए तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरख, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत। कपड़े की बात की जाए तो कानपुर, मेरठ में मिल जाएगा, कानपुर, मेरठ में, सिकंदराबाद, गोरखपुर में, मऊ में, धामपुर में। ये आपको याद रखने। तो बाकी सब तो थे बट ऑटोमोबाइल नहीं था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, दोबारा कर दिया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जैता को लेकर, यानी कि लोक नृत्य के बारे में। आंसर तो पहले ही बता दिया हमने। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है यानी कि डांस है, ठीक है। तो वो है आपका जैता, ऑप्शन नंबर डी की बात की जा रही है। अच्छा, जैता तो हो गया, लेकिन बाकी कहाँ के हैं। तो जो सिग्मो घोड़े हैं वो आपको मोरनी, और ये सिग्मो घोड़े और मोरनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा के जो लड़के थे ना, उनके सम्मान में दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि सिम्मो और घोड़े गोवा का उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। वैसे हमने कहा था कि 20 करेंगे, लेकिन समय के अनुसार हम चलें तो लग रहा है कि थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। 30 मिनट का वीडियो तो सही है मेरे हिसाब से, है ना। बाकी अगर आप 1 घंटे का पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, या अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन था पूछा गया है। तो सी रंगराजन आपको याद रखना है, सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी आपका याद रहेगा। तो वर्तमान में अगर बात की जाए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना 15वें वित्त आयोग का। तो यहाँ पे आपके 2 तरीके से क्वेश्चन है। पहला तो मैंने आपसे पूछ लिया कि 12वें आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सी रंगराजन, जो 2005 से लेकर के 10 के बीच में थे। जो अगर बात की जाए केसी पंत के बारे में, वो 1995 से लेकर 2000 के बीच में थे। और के सनातन की बात की जाए तो वो आपके थे 1957 से लेकर 62 के बीच में। जबकि अगर राज मन्नार की बात की जाए, जो उनकी समिति का गठन किया गया था 1970 में, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था, तो उनका एक तरीके से इससे मतलब नहीं है। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो वो NK सिंह है, जिनका 2021 से लेकर के 26 तक चल रहा है, ठीक है। तो NK सिंह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मैं आपको 2 जोड़े दिखाऊंगा और दोनों जोड़े की आपको देखना है कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर मुझे आप बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको याद रखना है।
फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर सुनना है। तो राइट आंसर आपको देखना है कौन सा होगा। फ़िलहाल के लिए अगर बात की जाए तो असम की यहाँ पे लिखी है 8, छत्तीसगढ़ की लिखी है 5, हिमाचल की लिखी है 3, उत्तर प्रदेश की लिखी है 31। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो 31 है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, बिल्कुल सही है। अगर बात की है छत्तीसगढ़ में तो 5 है, बिल्कुल सही है। लेकिन 8 की बात की है असम के बारे में, ये पूरे तरीके से गलत है। यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14th ए, 14th ए इसका जो राइट आंसर है वो निकल कर के आएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात की जा रही है। भारत के संविधान के 4 भागों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 ए को निर्देशित किया था कि वह उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों को जोड़ करके रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। यार फ़ोन को साइलेंट पे लगा लो यार प्लीज़। तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताने थे। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताएं। हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए, मुझे पता है 25 क्वेश्चंस कम है, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा। तो ये 25 मत गिनना है इसको, आप इसको ऐसे देखना कि क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, है ना, वो आपको समझना है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको मानना है। हाँ, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगा, 25 से 40 ले जाएंगे, 50 ले जाएंगे, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप देखना कितने क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू।